लोकतंत्र की 4 बातें बहुत अहम हैं। पहला वोट, दूसरा वोट देने की अपील करने वाला, तीसरा वोटर को बूथ तक ले जाने वाला और चौथा खुद वोटर। इन चारों बातों को अगर आप एक कर दें तो ये बन जाता है चुनाव। खबरों की एबीसी में आज बात चुनाव की। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव। अगले आधे घंटे तक हम पड़ताल करेंगे देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का असल काम आखिर करता कौन है। आपको एक ही शब्द में समझ आएगा, वो है चुनाव। हम आपको चुनावों के इतिहास की ओर लेकर चलें, उससे भी पहले आपको ले चलते हैं चुनावों को लेकर सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हॉट टॉपिक की ओर। जी हां, हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। देश आज़ाद हुआ तो शुरुआत के 4 चुनावों तक यानी 1967 तक देश में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होते रहे, यानी वन नेशन वन इलेक्शन ही रहा। लेकिन 1967 में ये लय और ताल बिगड़ गई। मगर 1983 में एक बार फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी को, जब वो प्रधानमंत्री थीं, चुनाव आयोग ने एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव दिया, जो लागू नहीं हो पाया। मगर हाल ही में अगर हम बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाई। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। हम आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया प्रधानमंत्री या सरकार का बाकी पार्टियों पर थोपा हुआ आइडिया नहीं था, बल्कि इसकी चर्चा विधि आयोग में 1999 में ही शुरू हो चुकी थी। उसी साल विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने सिफारिश की कि देश में केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। सितंबर 2023 इसे देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी के अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितेन चंद्र भी समिति का हिस्सा थे। 191 दिनों की रिसर्च के बाद इस समिति ने 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट सामने आने पर पता चला कि 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए, जिसमें 32 दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में थे। 15 दलों को छोड़कर बाकी 32 दलों ने साथ साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और कहा कि ये तरीका संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। रिपोर्ट से ये भी पता चला कि 1951 से 1967 तक देश में केंद्र और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे। 2015 में एक बार फिर संसदीय समिति की 79वीं इस रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने को लेकर सुझाव दिया गया।
इस रिपोर्ट को बनाते वक्त जनमन को समझने से ये भी पता चला कि देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर काफी सकारात्मक माहौल है। समिति की सिफारिशों को देखते हुए 12 दिसंबर 2024 को कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन लाए जाने वाले विधेयक को मंजूरी दी, जिसे आगे बढ़ाते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश किया। इसी के साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हुआ। रिपोर्ट में समिति ने जो सुझाव दिए उसमें चुनाव कराने की योजना को 2 चरणों में लागू करने के लिए कहा गया। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय चुनाव कराए जाएं। सभी चुनावों में समान मतदाता सूची का इस्तेमाल हो। हम आपको बता दें कि अभी तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को मेंटेन करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, जबकि जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, जिसे हम लोकल बॉडी इलेक्शन भी कहते हैं, इनके लिए एक अलग वोटर लिस्ट बनती है, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन मेंटेन करता है। यानी एक ही बूथ जिसमें कुल मिलाकर अगर 1000 वोटर हैं, तो ये जरूरी नहीं कि राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में भी उनकी संख्या 1000 ही हो। मगर अब वन नेशन वन इलेक्शन के बाद ऐसा नहीं होगा। एक देश, एक चुनाव, एक मतदाता सूची, ये एक बहुत ही अहम बात है, अहम बदलाव है जो इस कानून के बाद हो जाएगा। देश आज़ाद हुआ तो केंद्र और राज्यों ने लोकतंत्र की लय और ताल को कुछ सालों के लिए एक जैसा बनाए रखा। साथ साथ चुनाव हुए और करीब साथ साथ ही अगले चुनाव के लिए सदन को भंग किया गया। लेकिन जब कुछ नए राज्य बने तो ये कदम ताल गड़बड़ा गई। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए। ठीक इसी समय 22 राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी कराए गए। आपको बताते चलें कि इस आम चुनाव में 489 लोकसभा सीटों के लिए 17 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। इसी लय ताल के साथ 1957, 1962 और 1967 के चुनाव में भी लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न हुए। हालांकि उस दौरान भी कुछ राज्यों में अलग से चुनाव कराए गए थे, जैसे 1955 में आंध्र राष्ट्रम, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। इसी तरह से 1960 में केरल और 1961 में ओडिशा में विधानसभा चुनाव अलग से हुए। इसी तरह 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गईं। 1972 में लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए गए, जिससे साथ में होने वाले चुनावों का चक्का आगे पीछे होता चला गया। हालांकि 1983 में भारतीय चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को दिया, जो लागू नहीं हो पाया। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने को लेकर सरकार की दलील है कि आचार संहिता के दौरान नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, नई नौकरी या नई नीतियों की घोषणा नहीं हो सकती है। तर्क ये भी दिया गया कि चुनाव पर होने वाला खर्च भी कम होगा, इससे सरकारी कर्मचारियों को बार बार ड्यूटी से छुटकारा भी मिलेगा। तीसरा, भारत में चुनाव की व्यवस्था, सुरक्षा, कर्मचारियों की तैनाती, ईवीएम और वीवीपैट पर आने वाला खर्च $1 से थोड़ा ज्यादा है, जिसे बचाने के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दलों के खर्च की बात भी कही गई है। कहा गया कि जब सब एक साथ निपट ही जाएगा तो इस खर्च में भी भारी कमी आएगी। हालांकि एक तर्क और दिया गया है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले एक ईवीएम जिसकी कीमत करीब 17,000 रुपये और एक वीवीपैट जिसकी कीमत करीब इतनी ही होती है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इसके लिए करीब 15 लाख नए ईवीएम और नए वीवीपैट खरीदने की जरूरत पड़ सकती है।
जब वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा ही दिया है, तो ऐसे में सबसे पहला काम था संविधान में एक ऐसा संशोधन जो केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावों की लयताल को फिर से वहीं पर ला सके जो शुरुआती 4 चुनावों में थी। सरकार ने लोकसभा में 2 संविधान संशोधन पेश किए। पहला एक राष्ट्र एक चुनाव 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। ये दोनों विधेयक पेश कर सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दरअसल एक राष्ट्र एक चुनाव 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को तय करने के लिए है। इसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर संविधान में अनुच्छेद 82A के 1 से लेकर 6 तक जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत 82A की धारा 1 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक की तिथि में प्रस्तावित परिवर्तनों को लागू करने के लिए समय सीमा का प्रावधान किया गया है, जिसे नियत तिथि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा की पहली बैठक की तय तिथि ही विधानसभाओं के लिए भी मानक तारीख होगी, जिसके मुताबिक चुनावों की घोषणा और शेड्यूल तय किया जाएगा। इसकी धारा 82A(2) में कहा गया है कि इस तय तिथि के बाद और लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल भी लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 82A(3) में कहा गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न कराएगा। अनुच्छेद 82A(4) एक साथ चुनावों को लोकसभा और सभी विधानसभाओं के एक साथ गठन के लिए आयोजित आम चुनाव के रूप में परिभाषित करता है। यानी इन चुनावों को आम चुनाव कहा जाएगा। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अब लोकसभा और विधानसभा दोनों के एक साथ चुनाव को आम चुनाव कहा जाएगा। अनुच्छेद 82A(5) भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा के साथ किसी विशेष विधानसभा चुनाव न कराने का विकल्प भी प्रदान करता है। यानी भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को किसी विधानसभा के लिए बाद में चुनाव कराने की अनुमति देने के लिए आदेश जारी करने की सलाह दे सकता है। अनुच्छेद 82A(6) में कहा गया है कि यदि किसी विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है तो उस विधानसभा का पूर्ण कार्यकाल भी निर्वाचित लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन। इस विधेयक के अनुसार यदि लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती है तो अगली लोकसभा केवल शेष अवधि तक ही काम करेगी। उदाहरण के लिए अगर कोई चुनी हुई लोकसभा 3 साल बाद भंग हो जाती है तो उससे अगली लोकसभा का कार्यकाल मात्र 2 साल का होगा और इस तरह 5 साल बाद फिर से पूर्ण लोकसभा के कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे। यदि किसी विधानसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाता है तो पिछली विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे, ताकि वो फिर एक बार लोकसभा के साथ लय और ताल मिला सके। अनुच्छेद 372 में जो संशोधन हुए हैं, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद एक साथ चुनाव कराने को शामिल किया जाएगा। इसमें स्थानीय निकायों और नगर पालिका के चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 विधेयक का उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1962 की धारा 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991 की धारा 5 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में संशोधन करना है, ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सके। हालांकि भारत में चुनाव से संबंधित जो प्रावधान हैं
वो संविधान के भाग XV के अनुच्छेद 324 से 329 में शामिल हैं, जो चुनाव और उनसे संबंधित मामलों के लिए आयोग की स्थापना के प्रावधान से संबंधित हैं। अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 325 कहता है कि ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनावों के लिए एक मतदाता सूची की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। अनुच्छेद 82 और 170 ये निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अनिवार्य किए जाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 172 इसके मुताबिक किसी भी राज्य की कोई भी विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। अगर हम आज से 120 साल पहले की बात करें तो उस वक्त महज इलाके के मुखिया, जमींदार, बड़े साहूकार और बड़े काश्तकार यानी कि जो ज़्यादा टैक्स देते थे, वोट देने का अधिकार भी सिर्फ उन्हें ही मिला हुआ था। देखते हैं ये रिपोर्ट। कई बार ये सवाल जरूर आता होगा कि आजादी के पहले चुनाव कैसे होते भी थे या नहीं होते थे, या फिर उनका विकास कैसे हुआ। 1950 में देश का संविधान लागू होने के बाद 1952 से इलेक्शन शुरू हुए। इस इलेक्शन में लोकतंत्र के तहत सभी को मतदान करने का अधिकार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में चुनाव हमेशा से ऐसे नहीं थे। 1909 में इलेक्शन एक्ट पारित होने के बाद इलेक्शन शुरू हुए। उससे पहले तक मतदाता सूची में बहुत कम लोगों के नाम होते थे। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव होना है तो उस वक्त केवल 50 लोगों की मतदाता सूची होती थी, जिनमें से केवल 4 लोग ही चुनाव लड़ते थे, जिनमें 4 प्रत्याशी होते थे और 46 वोटर। गुलामी के इस दौर में चुनाव की ये प्रक्रिया बहुत धीमी चली। लेकिन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब भारत को आज़ादी मिली तो हर आम और खास को एक ही झटके में वोट का अधिकार भी मिल गया। इस मामले में भारत पश्चिमी देशों से भी आगे निकल गया, जिन्होंने लंबे समय तक कुछ अमीर लोगों के पास ही मतदान का हक सुरक्षित रखा था और साथ ही कामगारों और महिलाओं को वोट देने के अधिकार से भी वंचित रखा गया था। मगर आजाद भारत ने वयस्क मताधिकार के आधार पर आम चुनाव करवाने का फैसला किया। ये एक अभूतपूर्व फैसला था जिसने भारत के लोगों को लोकतांत्रिक तौर पर ज्यादा सजग और समझदार बनाया। ये हमने कई मौकों पर देखा भी। आजाद होने के 2 सालों के भीतर भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। 1951-52 के दरमियान भारत में हुए पहले आम चुनाव में करीब 17 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 85% लोग न तो पढ़ सकते थे और न ही लिख सकते थे। इसलिए नाम की जगह निशान यानी प्रतीक का सहारा लिया गया, जो आज भी जारी है। संकोच ऐसा था कि महिलाएं अपना नाम तक मतदाता सूची में लिखवाने से बचती थीं, लेकिन सारी चुनौतियों का सामना करते करते सबका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया। फर्जी वोटिंग न हो इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी शाही बनाई जिसे मतदाताओं की उंगली पर लगाने पर वो 1 हफ्ते तक नहीं मिटती थी। जब चुनाव हुए तो दुनिया दंग थी ये देखकर कि इस बार भारत का राजा किसी रानी की कोख से पैदा नहीं हुआ, ना ही 7 समंदर पार से आया। वो लोगों ने वोट से चुन लिया जो राजा नहीं था बल्कि उनका जनप्रतिनिधि ही था। भारत का पहला आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतांत्रिक चुनाव कराए जा सकते हैं। 1950 में जब इसकी स्थापना की गई तब इसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही इसके एकमात्र सदस्य होते थे। ऐसा 1989 तक चलता रहा।
पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए, लेकिन उनका भी कार्यकाल बहुत कम यानी 1 जनवरी 1990 तक रहा। इसके बाद 30 सितंबर 1993 तक चुनाव आयोग में केवल एक ही सदस्य यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ही रहे और इसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा चली आ रही है, आज भी चली आ रही है, जहां बहुमत से फैसले लिए जाते हैं। निश्चित तौर पर दुनिया इस बात को लेकर हैरान थी कि मात्र 6 महीने की तैयारी में अस्तित्व में आए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को अपनी प्राथमिकता में रखा। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, तो बस इंतज़ार है उस घड़ी का जब भारतीय चुनाव आयोग घोषणा करेगा एक राष्ट्र एक चुनाव। खबरों की ABC में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए फ्रेज के साथ। आप जुड़े रहिए संसद टीवी के साथ।